हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। हम यदि मान के चलें आपके एग्जाम में, तो कम से कम आपके एग्जाम में 30 से 35 दिन का आपको टाइम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, यदि हम आज के टाइम को कैलकुलेट करके चले ना, तो आज के टाइम को लगाकर आपके पास टोटल 35 दिन बचे हुए हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ 30 दिन का टारगेट लेके चलेंगे। कितने दिन का? 30 दिन का टारगेट लेके चलेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 30 दिन के अंतर्गत, कितने दिन? 30 दिन के अंतर्गत आपके पेपर फर्स्ट सेकंड ग्रेड में जीके जितना भी लगता है, चाहे वो आपके राजस्थान लेवल से हो, चाहे वो आपके इंडिया लेवल से हो, या फिर आपके वर्ल्ड लेवल पर हो, या फिर आपकी करंट जीके हो, जितना भी आपका जीके लगता है, सारी की सारी जीके मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, 30 दिन के अंतर्गत मैं आपको सिर्फ डेली डोज की क्लास रोजाना प्रोवाइड करवा सकता हूं। देखिए साथियों, डेली डोज की क्लास से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। देखिए साथियों, सबसे पहला बेनिफिट तो यह है इससे कि आपका डेली डोज की क्लास से रोजाना रिवीजन होगा। यानी कि आपको मैं चैप्टर वाइज क्लासेज करवाऊंगा। आपके जीके के जितने भी टॉपिक हैं, उन प्रत्येक जीके के टॉपिक में कौन कौन सा चैप्टर आपका लगता है, वो सारे के सारे चैप्टर मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बेनिफिट तो आपको दोस्तों ये होगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर डेली डोज की क्लास में रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप अपने चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपको कौन कौन से पॉइंटों पर, यानी कि किस किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, आपको क्या फायदा है? दूसरा दोस्तों, डेली डोज की क्लास से आपको यह फायदा है कि मैं आपको इसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन या फिर टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की क्लास लेके आऊंगा। हो सकता है दोस्तों किसी किसी क्लास में आपके 120 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाए। देखिए साथियों, टॉप मोस्ट 50 या 100 क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताऊंगा, वो दोस्तों आपके बार बार आरपीएससी जो एग्जाम लेती है ना, उसमें रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले, ठीक है ना। और साथ में आपको बताऊं दोस्तों, उन टॉप 50 क्वेश्चनों में यदि हम बात करें तो 25 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको, कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन तो आपको बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लास में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पूरे चैप्टर को क्लियर करवा देंगे, यानी कि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन आसानी से करवा देंगे। यदि दोस्तों हमारी क्लास 100 प्रश्न की होती है, कितने प्रश्न की? 100 प्रश्न की होती है, तो उसमें आपको 50 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आरपीएससी बार बार उन जीके के प्रश्नों को दोहराती है। और दोस्तों 50 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके चैप्टर को क्लियर करवाएंगे। यानी कि हो सकता है दोस्तों 90% चांसेस आपको उन 50 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसलिए दोस्तों इन क्लासेजों को आपको डेली लेना है। आपके हार्ड से हार्ड चैप्टर को मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा। यानी कि डेली डोज की क्लास में आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन साथियों साथ में मुझे लगेगा कि आपका ये टॉपिक कमजोर हो सकता है, ये टॉपिक हार्ड है, तो दोस्तों उस टॉपिक को हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको वो ट्रिक से याद हो जाए और हमको आसान लगने लग जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना क्लासेस देखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाए जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूं, तो दोस्तों आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन बस आपसे इतनी सी विनती करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो दोस्त आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपके पास टाइम तो पहले से ही कम है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी कि आज की क्लास में। देखिए साथियों, आज की क्लास का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और चैप्टर नंबर फर्स्ट में दोस्तों क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी, ठीक है ना। क्लास नंबर फर्स्ट में दोस्तों कौन सा चैप्टर मैंने यहाँ पर लिया है? देखिए दोस्तों, आज का आपका चैप्टर राजस्थान का पशुधन, ठीक है ना। क्या है? राजस्थान का पशुधन। देखिए साथियों, राजस्थान के पशुधन के साथ साथ भारत के पशुधन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से लगते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए साथियों, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके सिलेबस में सिर्फ राजस्थान के पशुधन दे रखे हैं, ठीक है ना। यदि आपको भारत के पशुधन में से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं? 8 से 10 प्रश्न। कितने? 8 से 10 प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, उनसे आउट नहीं जाएगा। यदि राजस्थान के अलावा भारत की पशुधन से कोई भी प्रश्न आता है, तो आपको इन प्रश्नों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं दोस्तों अपने चैप्टर को, राजस्थान का पशुधन, ठीक है ना। देखिए साथियों, राजस्थान के पशुधन में मैंने आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लिए हैं जो रिपीटेड है। देखिए साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को तो पता ही है कि यह चैप्टर जो है ना, बहुत आसान तो है नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आंकड़े भी देखने को मिल सकते हैं, नवीनतम आंकड़े भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और पुराने आंकड़े, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं पुराने, वो कौन कौन से, वो भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों आपकी नस्लों से संबंधित बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को समस्या आती है, तो नस्लों से संबंधित दोस्तों 8 से 10 प्रश्न जब हम इसमें कर लेंगे ना, टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि 8 से 10 प्रश्न जब इसमें कर लेंगे ना, तो नस्लों से संबंधित मैंने यहाँ पर एक ट्रिक वाला पार्ट भी ऐड किया, यानी कि आपको सारी की सारी नस्लें ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है ना। यदि
यदि किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट को नहीं है तो आपको भी याद कर लेनी है, मैं जो आपको ट्रिक बताता हूं उन ट्रिकों के माध्यम से, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल पशुधन का कितना भाग लगभग राजस्थान में पाया जाता है? बताइए साथियों, कितना भाग लगभग राजस्थान में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 10.58%, ऑप्शन बी 14.8%, ऑप्शन सी 26.2%, ऑप्शन डी 5.4%। बताइए कितना परसेंट पाया जाता है? देखिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर है 10.58%। देखिए साथियों, कहीं कहीं आपको 10.6% भी देखने को मिल सकता है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, यदि 10.58 आता है तो 10.6 नहीं आएगा, यदि 10.6 आता है तो 10.58 नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रख लेना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए साथियों, सबसे पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है झींगा मछली पालन से, वृद्धजल परियोजना से, या फिर तिलहन उत्पादन से। बताइए किससे इसका संबंध है? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध सीधा सीधा दुग्ध उत्पादन से है, और ऑपरेशन फ्लड को दोस्तों दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम कौन सा दोस्तों? दूसरा नाम दोस्तों श्वेत क्रांति, ठीक है ना। क्या है? श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक ऊन किस नस्ल की भेड़ें देती हैं? सबसे पहला प्रश्न है आपका चौकाना नस्ल, दूसरा है मालपुरी नस्ल, तीसरा है जैसलमेरी नस्ल, और चौथा है पुंगल नस्ल। तो बताइए साथियों कौन सी है? देखिए यदि हम बात करें ऊन देने वाली सबसे अधिक भेड़ की जो नस्ल है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है आपकी जैसलमेरी नस्ल, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, जैसलमेरी नस्ल आपको सर्वाधिक ऊन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं? यानी कि सर्वाधिक गाय पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो बताइए कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट है आपका अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर, अलवर। बताइए कौन सा है इसका उत्तर? देखिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका उदयपुर, यानी कि आपके उदयपुर में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मुर्रा प्रकार की नस्ल किस प्रकार के पशु की है? ठीक है ना, यानी कि मुर्रा नस्ल किस प्रकार के पशु की है? भेड़ की है, या फिर बकरी की है, या फिर ऊंट की है, या फिर भैंस की है? तो बताइए किस प्रकार के पशु की है? देखिए साथियों, इसका आंसर है भैंस, ठीक है ना। किसकी है? भैंस की है। मैंने दोस्तों आपको सारी की सारी नस्लें इसमें ट्रिक्स के माध्यम से समझा रखी हैं, वो ट्रिक्स आप याद कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न आपको इस प्रकार की नस्लों का देखने को मिल सकता है दोस्तों, पूरे चांस है। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य का कुल पशुधन कितना है? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, पशु गणना 2019 में जो गणना हुई थी वो राज्य की 20वीं पशु गणना थी। कौन सी क्रम की? 20वीं क्रम की पशु गणना थी। इसको दोस्तों डिजिटल पशु गणना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से? डिजिटल पशु गणना के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बात को आप याद रख लेना। देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं इसके कुल पशुधन की, तो बताइए इसका कुल पशुधन कितना है? पहला ऑप्शन है आपका 568 लाख, दूसरा है 568.01 लाख, तीसरा है आपका 569 लाख, चौथा है आपका 569.01 लाख। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? देखिए साथियों, इसका सही उत्तर है आपका 568.01 लाख। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। इधर तो आपका दे रखा है पशुधन, इधर दे रखा है आपका प्रतिशत, ठीक है ना। देखिए पशुधन में यदि हम बात करें तो पहला है भेड़, दूसरा बकरी, चौथा तीसरा है गौवंश, और चौथा है आपका भैंस, ठीक है ना। और यहाँ पर दे रखा है प्रतिशत, यानी कि राजस्थान में इनका कितना प्रतिशत है, यह है इसका कहने का मतलब, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मिलान की, तो आप मिलान करके बता दीजिएगा कौन कौन सा है। देखिए साथ यदि हम भेड़ की बात करें तो भेड़ का यहाँ पर 10.4%, कितना है? 10.4%। बकरी की यदि हम बात करें तो बकरी का यहाँ पर 13.99%, और गोवंश की यदि हम बात करें तो गोवंश का दोस्तों 7.20%, और भैंस की यदि हम बात करें तो भैंस का दोस्तों 12.47%, ठीक है ना। इस हिसाब से इनको मिलान करके देख लेना, और इस हिसाब से आपको एक एक गोवंश यानी कि एक एक नस्ल के बारे में, एक एक पशुधन के बारे में डिटेल भी रखनी चाहिए कि किस, जैसे भेड़ का पशुधन है तो इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, गोवंश का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। यदि याद नहीं होते हैं तो याद करने की थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं भैंस की, तो आपको पता ही साथियों, गांव में 12 महीने लोग भैंस रखते हैं, ठीक है ना। 12 महीने लोग क्या रखते हैं? भैंस रखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका 12% किसका है? भैंस का है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हम बकरी की। किसकी? बकरी की। देखिए साथियों, आपको पता ही होगा बकरी के कितने थन होते हैं? बकरी के 2 थन होते हैं, और 2 किस किस के बीच में आता है? 2 दोस्तों 1 और 3 के बीच में आता है। किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में, और 1 और 3 से क्या हो जाता है? 13, यानी कि 13, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को, यानी कि 13.99% किसका है? बकरी का है। अब तो याद रख लेंगे ना। अब बात करें दोस्तों आपकी गौवंश की। गाय का यदि 7 होता है,
किसका, गाय का यदि 7 होता है तो आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम को आसान से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है ना। तो गाय का तो हमेशा 7 रखना चाहिए। अब बच गई दोस्तों आपकी भेड़ की नस्ल। तो भेड़ की यदि हम बात करें तो दोस्तों भेड़ का आपका 10.4%, आप इसको याद रख लेना, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, यदि आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत राजस्थान में किस पशुधन के वंश की नस्ल सुधार योजना संचालित की गई। यानी कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से पशुधन हैं जिनकी नस्ल सुधार योजना संचालित की गई। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका भेड़ बकरी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका गाय भैंस, तीसरा है बकरी भैंस, चौथा है आपका भेड़ और गाय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर आपका भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी की दोस्तों नस्ल सुधार योजना संचालित की गई है, ठीक है ना, याद रख लेना। अब आप गाय भैंस या फिर गाय बकरी में मत पड़ जाना, अब इसको याद कैसे करोगे, याद कर लेना भेड़ बकरी। देखिए दोस्तों भेड़ की यदि हम बात करें और बकरी की यदि हम बात करें तो दोनों का यदि हम साइज की बात करें ना तो दोनों का साइज एक जैसा होता है, यानी कि दोनों ही ठिंगनी ठिंगनी होती है, ठीक है ना, याद रख लेना इस चीज को। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, आत्मा योजना किससे संबंधित है। क्या आत्मा योजना किससे संबंधित है। तो बताइए साथियों किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मत्स्य पालन से, आपदा प्रबंधन से, पशुओं से और कृषि से। तो बताइए साथियों किससे है। देखिए इसका सही उत्तर है साथियों कृषि से, ठीक है ना, किससे, कृषि से। तो आत्मा योजना कृषि से संबंधित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है। यानी कि जो राज्य में अपना भैंस प्रजनन केंद्र वो कहां पर है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन आपका बाकलिया में, दूसरा है रामसर में, तीसरा है वल्लभनगर में और चौथा है मोहनगढ़ में। तो बताइए साथियों आपका कहां पर है राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र। देखिए साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहां पर है दोस्तों, वल्लभनगर है आपका उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये वल्लभनगर उदयपुर में है और वहीं पर आपका राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाला पशुधन कौन सा है। यानी कि ऐसा पशुधन जिसका सर्वाधिक प्रतिशत राजस्थान में है, तो वो बताइए कौन सा है। बकरी, भेड़, ऊंट, भैंस, बताइए कौन सा है इनमें से। देखिए साथियों इसका सही उत्तर है बकरी, ठीक है ना। बकरी का राजस्थान में लगभग 36% आपको देखने को मिल सकता है भारत की तुलना में यदि हम बात करें तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले बिंदु की। देखिए अगला बिंदु क्या है। देखिए अगला बिंदु है दोस्तों इसमें पशुधन की महत्वपूर्ण ट्रिक्स। देखिए साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों को पशुओं की नस्ल याद नहीं होती है, ठीक है ना। अब जिन विद्यार्थियों को याद है तो वो अच्छी बात है, वो वीडियो को स्किप करके अगले पॉइंटों पे जा सकता है, यानी कि अगले प्रश्नों के ऊपर जा सकता है। लेकिन साथियों यदि आप फिर भी देखना चाहते हैं, आपको याद है तो फिर भी आपको देख लेनी चाहिए कौन कौन सी नस्ल है और कौन कौन सी मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है, ठीक है ना। आप उन ट्रिकों को देखिए, आप उन नस्लों की जब ट्रिकों को देख लोगे आपको सारी की सारी नस्लें देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों आपको बता दूं, एक बार अगर आपको पशुओं की नस्ल याद हो गई ना तो आपको 50% हम कह सकते हैं, यानी 50% चैप्टर याद हो जाता है सिर्फ नस्ल याद होने से। याद रख लेना इस चीज को। तो हम बात करते हैं इसकी नस्लों की। तो देखिए साथियों नस्ल कौन कौन सी हैं और किस किस तरीके से मैंने उनको याद करवाने की कोशिश की है, अब वो आप देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग ले रखी है, वो अपनी खुद की नोट्सों में से ले रखी है साथियों। मेरे पास जो नोट्स हैं वो आप टेंशन ना लीजिएगा, मेरे पास नोट्स भी दोस्तों आरपीएससी लेवल के हैं, आरएस लेवल के नोट्स हैं, उन्हीं में से आपको मैं ये लेके आया हूं। यदि आप किसी पर्सनल टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे लिए कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा और आपको फ्री में नोट्स और वीडियो प्रोवाइड भी करवाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसकी नस्लों की याद करने की ट्रिक की। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है भैंस की नस्ल। किसकी, भैंस की नस्ल। अब देखिए भैंस की नस्ल की ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। याद रख लेना इस चीज को, दोबारा से याद कर लीजिए, यानी बार बार रिपीट करना है आपको। रामू सूरत जाना, क्या, रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि भाई रामू ऐसा करो सूरत जाना, यानी कि सूरतगढ़ जाओ और वहां पर मेरा पिताजी रहता है, वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको मेरे पिताजी से भैंस लेके आनी है। तो इसी बात को उसने कैसे कहा है, रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसमें नस्ल कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रा से। तो रा से हो जाती है आपकी रावी नस्ल, मुंह से हो जाती है मुर्रा नस्ल, सूरत से हो जाती है आपकी सूरती नस्ल, और जा से हो जाती है दोस्तों आपकी जफराबादी नस्ल, ना से हो जाती है नागपुरी नस्ल, में से हो जाती है महसाना नस्ल, रा से हो जाती है रथ, ठीक है ना, क्या, रथ, बा से हो जाती है बदावरी नस्ल, क्या, बदावरी नस्ल, पा से हो जाती है पंडरपुरी नस्ल, ठीक है ना, क्या, पंडरपुरी नस्ल। यदि कोई विद्यार्थी इनको नोट्स में नोट डाउन करना चाह रहा है तो कर सकता है। यदि आपको इस राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा नोटिस कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपकी अगली नस्ल की।
अगला नस्ल है आपकी गाय की नस्ल, ठीक है ना। गाय की नस्ल की यदि हम बात करें साथियों, इसकी ट्रिक है दोस्तों, गायज हरी का सारा माल मैंने गिराया था। देखिए गायज क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे हम लोग आपस में बात करते रहे, हेलो गायज क्या हो रहा है, या फिर आपने बहुत सारे वीडियोज में भी देखा होगा, हेलो गायज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर, या फिर हेलो गायज आज मैं आपके लिए ये बताने वाला हूं, इस तरह से वो वाला गायज है। देखिए दोस्तों, कोई लड़का है, वो लड़का अपने साथियों से कह रहा है, क्या कह रहा है, गायज हरी का सारा माल मैंने गिराया था, यानी कि गायज इस रास्ते से हरी जा रहा था और उस हरी का सारा माल मैंने गिराया था। गांव में हो रहा था भाई किसने गिराया किसने गिराया, लेकिन आपको पता नहीं है गायज इस हरी का सारा माल मैंने गिराया है, ठीक है ना। तो ये है इसकी ट्रिक, अब याद रख लेना इस चीज को। तो गायज हरी का सारा माल मैंने गिराया था, ठीक है ना। देखिए आप ऐसा मत समझना कि मैंने प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी खत्म कर दी है, आपको पूरे 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये तो मैं बीच में आपको थोड़ा सा नस्लों को याद करवाने की ट्रिक ऐड कर दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको नस्लें याद हो जाएं। जब मैं आगे का प्रश्न करवाऊंगा ना, तो आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। यदि कोई विद्यार्थी नहीं समझना चाहता है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वीडियो देख करके अपना टाइम वेस्ट करो। आप इस वीडियो को स्किप करके अगले यानी कि 11वें प्रश्न पर जा सकते हो। मैंने 10वें प्रश्न पर आपको छोड़ा है। देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, मैंने आपको 10वें प्रश्न पर छोड़ा है, तो आप इसको स्किप करके 11वें प्रश्न पे जा सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इस ट्रिक से नस्ल कौन कौन सी बनती है, वो आप देख लीजिए। गाय से हो जाएगा गाय की नस्ल, ठीक है ना। हरी से हो जाएगा हरियाणवी नस्ल, और का से हो जाएगा दोस्तों आपका कांकरेज नस्ल, ठीक है ना। कांकरेज किसकी है, कांकरेज गाय की नस्ल है। उसके बाद सा से हो जाएगा सांचौरी नस्ल, क्या सांचौरी नस्ल। रा से हो जाएगा राठी नस्ल, और आपको बता दो दोस्तों रा से एक नस्ल और है, वो है रथ नस्ल, ठीक है ना। रथ और राठी दोनों अलग अलग है, इस चीज को आप याद रख लेना। रथ तो है आपकी भैंस की और राठी है आपकी गाय की, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मैं से, एक होती है मैं से महसाना, महसाना हो जाती है भैंस की, और एक होती है मैं से मेवाती, और मैं से हो जाती है मेवाती किसकी हो जाती है, गाय की हो जाती है। ने से हो जाती है नागौरी, क्या हो जाती है, नागौरी। और एक होती है दोस्तों ना से नागपुरी, ये किसकी नस्ल है, ये है भैंस की। यानी कि आपको ट्रिक को अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरह से कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है, और उसमें से आपको नागपुरी भी आ गया और नागौरी भी आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको ट्रिक को अच्छी तरह से याद करके रखना है, ठीक है ना। और वैसे आपको बताऊं दोस्तों, वैसे तो आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन यदि आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा ना तो आप बोर नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको ट्रिक से लेके आया हूं, ठीक है ना। अगला बिंदु आपका गिराया, गिराया से हो जाएगा दोस्तों गिर नस्ल, ठीक है ना। क्या गिर नस्ल, गिर है आपकी गाय की नस्ल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों था से हो जाएगा थार पाकर, क्या हो जाएगा, थार पाकर। अब आपके समझ में आ गया होगा ना, गाय हरी का सारा माल मैंने गिराया था, ठीक है ना। था से क्या हो जाएगा, थार पाकर। अब बात करते हैं ऊंट की नस्ल की। ऊंट की नस्ल की ट्रिक क्या है, बीका उठ गोमती के जैसे नाच, यानी कि आपको पता है बीकानेर का राजा कौन था, बीका था। याद रख लेना इस चीज को, बीकानेर का राजा कौन था, बीका था। तो बीका उठ गोमती के जैसे नाच, यानी कि गोमती एक महिला है जिससे बीका प्यार करता है। गोमती से बीका क्या करता है, प्रेम करता है। और कोई व्यक्ति या फिर ऐसा समझ लीजिए उसकी सासू मां कह रही है, बीका उठ भाई गोमती के जैसे नाच, जैसे गोमती नाच रही है उस तरह से नाच, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, तो बीका उठ गोमती के जैसे नाच, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंटों से कौन कौन सी नस्ल बनती है वो देख लीजिए। बीका से हो जाएगा बीकानेरी नस्ल, कौन सी, बीकानेरी नस्ल ऊंट की होती है। उठ से हो जाएगा ऊंट की नस्ल, उठ से क्या हो जाएगा, ऊंट की नस्ल। गोमती से हो जाएगा गोमट नस्ल। के से हो जाएगा कच्छी नस्ल। जैसे हो जाएगा जैसलमेरी नस्ल। नाच से हो जाएगा नाचना नस्ल। ऐसे नाचना नस्ल को याद कर लेना दोस्तों। नाचना नस्ल जो है ना आपकी सर्वाधिक फेमस नस्ल है ऊंटों की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नाचना नस्ल के जितने भी ऊंट हैं वो हमेशा नाचने के लिए फेमस होते हैं। और दोस्तों सुंदरता में, किसमें, सुंदरता में सबसे अधिक सुंदर होते हैं नाचना नस्ल के ऊंट। इस बात को आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी अगली ट्रिक की। अगली है आपकी बकरी की। देखिए साथियों बकरी की कौन सी ट्रिक है, बकरी की आपकी मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है। यानी कि एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी तो आपको पता है ये क्या करते हैं, भेड़ बकरी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों मारवाड़ी नाम को जो इंसान था उसकी एक बकरी थी, वो क्या कर रही थी, वो बार बार जमुना पे जा रही थी। और जमुना पर एक व्यक्ति था जो कि लोहार जाति का था। किसका, लोहार जाति का था। और लोहार ने दोस्तों जमुना पर अपना खेत वगैरह इस तरह से कुछ बो रखा था, तो वो बकरी जाती थी और बार बार उस खेत में जाकर चरती थी, ठीक है ना। तो इससे लोहार का थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो जाता था। इसलिए दोस्तों इस ट्रिक को इस तरह से रिलेट किया गया है कि मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावता है, यानी कि लोहार का सिर खा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बिंदुओं की। तो देखिए किस बिंदु से कौन सी नस्ल बनती है। मारवाड़ी से हो जाएगी दोस्तों बकरी की नस्ल, मारवाड़ी बकरी। तीसरी हो जाएगी मारवाड़ी की बकरी, बकरी से हो जाएगी दोस्तों बकरी की नस्ल, ठीक है ना। बार बार से हो जाएगी दोस्तों बारवारी नस्ल। क्या, बारवारी नस्ल बकरी की होती है। जमुना से हो जाएगा जमुना परी नस्ल, कौन सी, जमुना परी नस्ल। और हम बात करें दोस्तों पर से हो जाएगा दोस्तों पर्वतसरी। क्या, पर्वतसरी नस्ल, यानी कि जो पहाड़ पर्वतों पर चढ़कर जो हमेशा चरती रहती है ना, वो ना भेड़ बकरियां जो होती हैं उनको कहते हैं पर्वतसरी नस्ल, ठीक है ना। जाकर से क्या हो जाएगा, जखराना नस्ल। बात करते लोहार से हो जाएगा लोही नस्ल। सिर से हो जाएगा सिरहोई नस्ल।
और खावत से हो जाएगा शेखावटी नस्ल। क्या? शेखावटी नस्ल। देखिए साथियों, मैंने आपको जो कोई भी नस्ल ट्रिक के माध्यम से बताई है तो उस ट्रिक में उस नस्ल का कहीं ना कहीं मैंने चिन्ह जरूर छोड़ा है। जैसे कि बकरी है तो बकरी मैंने यहाँ पर ये चिन्ह छोड़ दिया, बकरी वाले, ठीक है ना। और ऊंट की क्या थी? बी का उठ, उठ से हो जाएगा ऊंट की नस्ल, ठीक है ना, ये ऊंट की हो गई। तो मैंने कहीं ना कहीं उस नस्ल का चिन्ह जरूर बनाया है इस ट्रिक में, ठीक है ना, इसलिए आपको वो याद आसानी से रह सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी अगली नस्ल की। अगली आपकी भेड़ की नस्ल। क्या है? भेड़ की नस्ल। आप इसको याद कैसे करोगे? याद इस तरह से कर सकते हो। देखिए, मामा कला सोने के जैसी करिए मगर बापू भेड़िया है। अब देखिए दोस्तों, मामा कला क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, टेरिकोटा कला, ब्लू पोट्री कला, इसी तरह से दोस्तों एक कला है मामा कला। वैसे तो कुछ होती नहीं, लेकिन हम याद कर रहे हैं ट्रिक की तरह, ठीक है ना, हमको बस याद करना है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो मामा कला है दोस्तों। अब मामा कला क्या है? मामा कला सोने की जैसी करिए, यानी कि उसकी कीमत है ना सोने जैसी है। अगर हम उसमें कुछ नक्काशी वगैरह करेंगे तो जिस तरह से सोने की नक्काशी में हमको पैसे मिलते हैं, उसी तरह हमको मामा कला में भी पैसे मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि मामा कला सोने के जैसी करिए मगर क्या करें, हमारा जो बापू है वो भेड़िया है, यानी कि भेड़िया यानी कि बुरा इंसान है। भेड़िया से मतलब है बुरा इंसान। क्यों बुरा इंसान? क्योंकि वो कहता है कि आपको पढ़ पढ़, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स करता रहता है और हम पढ़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मामा कला को अधिक से अधिक सीखें, ठीक है ना, ताकि हमको अधिक से अधिक पैसे मिले। तो इस तरह से इसको आप रिलेट कर लेना, ठीक है ना। अब कैसे करोगे? मामा कला सोने जैसी करिए मगर क्या करें, बापू भेड़िया है। बापू कहता है कि आपको पढ़ना है पढ़ना है, मैं कहता हूं नहीं, मेरे को मामा कला सीखनी है, मामा कला सीखनी है, इसलिए जो मेरे बापू हैं वो मेरे को मामा कला नहीं सीखने दे रहे, वैसे मामा कला सोने की जैसी करिए। इस तरह से आपको ये याद करनी है, ठीक है ना। अब इसके कौन कौन से बिंदुओं से कौन कौन सी नस्ल बनती हैं वो आप देख लीजिए। मामा से बात करते हैं दोस्तों, मां से हो जाएगी मारवाड़ी नस्ल, एक हो जाएगी मां से मालपुरी नस्ल, ठीक है ना। क्या? मारवाड़ी और मालपुरी। मालपुरी किसकी है? भेड़ की होती है, याद रख लेना इस चीज को। बात करें कला से तो हो जाएगी चौकला नस्ल, सो से हो जाएगा सोनाड़ी, ने से हो जाएगा नाली, जैसी से हो जाएगा जैसलमेरी, खरी से हो जाएगा खेरी नस्ल, ठीक है ना। मगर से हो जाएगा मगरा नस्ल, बा से हो जाएगा बागड़ी नस्ल, पू से हो जाएगा पोंगल नस्ल और भेड़िया से हो जाएगा भेड़ नस्ल, ठीक है ना। क्या? भेड़ की नस्ल। आप इसको याद रख लेना। थोड़ा सा यहाँ पर बागड़ी नस्ल में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो बागड़ी नस्ल की जितनी भी भेड़ होती हैं वो 75% काली रहती हैं, यानी कि बागड़ी नस्ल की भेड़ क्या होती है? 75% काली रहती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों घोड़े की नस्ल की। घोड़े की 3 ही नस्लें। घोड़े की ट्रिक क्या है दोस्तों? घोड़े की ट्रिक है घोड़ा मामा का है। घोड़ा किसका है? घोड़ा मामा का है। अब कैसे याद करोगे? घोड़ा से हो जाएगा घोड़े की नस्ल, मां से क्या हो जाएगा दोस्तों? मां से हो जाएगा मालाड़ी नस्ल, तो इस मां से क्या हो जाएगा? मारवाड़ी नस्ल, और का से हो जाएगा काठियावाड़ी की नस्ल, ठीक है ना। मालाड़ी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े होते हैं ना वो हमेशा रेस में काम आते हैं, याद रखना। घुड़दौड़ में, किसमें? घुड़दौड़ में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े काम आते हैं, इस बात को आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से आपकी सारी की सारी ट्रिक हैं। जब आप इन ट्रिकों को 1 से लेकर के 2 बार दोहराओगे या फिर मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे ना, सिर्फ इसी वाले पार्ट को, तो भी आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको इस ट्रिक को याद कर लेना है और सारी सारी नस्लें याद कर लेना, ताकि आपका 50% चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। वैसे इस चैप्टर वैसे बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े हैं, नस्लें हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना यह है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन प्रश्नों के ऊपर। तो वो प्रश्नोत्तरी जो चल रही थी दोस्तों वो ये थी। अगला प्रश्न था अपना 11वें नंबर का। 11वें नंबर का प्रश्न कौन सा वो आप देख लीजिए। ऑपरेशन खिजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? किसकी? ऑपरेशन खिजड़ा की। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1990, 1989, 1992 और 1991। तो बताइए साथियों कब हुई थी? देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों 1991। तो ऑपरेशन खिजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी, ठीक है ना। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। मैंने आपको बताया था भेड़ की नस्ल केवल ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? कि मामा कला, क्या? मामा कला सोने के जैसी करिए, याद रखना, ये थी ट्रिक। मामा कला सोने की जैसी करिए मगर क्या करें, बापू भेड़िया है। तो मां से क्या बनेगा? मां से बनेगा आपका मेवाड़ी नस्ल। फिर मां से क्या बनेगा? मां से बनेगा आपकी मालपुरी नस्ल, ठीक है ना। तो मेवाड़ी है नहीं इसमें, मालपुरी है नहीं। मामा कला, कला से हो जाएगा चौकला। चौकला तो है भेड़ की नस्ल, ये कह रहा है भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं वो पूछ रहा है, ठीक है ना। मामा कला चौकला हो गई। सोने की जैसी करिए, ने से हो जाएगा नाली नस्ल, ठीक है ना। मगर बापू, पू से हो जाएगा पोंगल नस्ल। लेकिन दोस्तों का से कोई नहीं बन रहा, तो का से क्या है? कांकरेज। कांकरेज क्या होती है दोस्तों? कांकरेज आपके गाय की नस्ल होती है। किसकी? गाय की नस्ल होती है, ठीक है ना। याद रख लेना इस चीज को। तो कांकरेज किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। किसकी नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? फिर आ गई ना गोवंश वाली। तो गायज हरिका, तो गायज हरिका सारा मल मैंने गिराया, गिर से हो जाएगा गिर नस्ल। तो गिर तो है किसकी? गोवंश की नस्ल है गिर। इसने पूछा नहीं है, नहीं है वाला बताना है। अगला है दोस्तों आपकी राठी नस्ल।
राठी, गाय हरी का सा रा से हो गया आपका राठी, ठीक है ना, राठी भी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके माल से दोस्तों, माल से आपका मारवाड़ी हो रहा है, माल से मालपुरी मत कर देना, माल से मालपुरी मत कर देना, क्योंकि मालपुरी भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है। मैंने आपको बताया ना था मामा यानी कि मारवाड़ी और मालपुरी ये दोनों ही भेड़ की नस्ल होती है। मामा कला सोने जैसी करी है मगर बापू भेड़िया है, ठीक है ना। तो मालपुरी किसकी है दोस्तों? मालपुरी आपकी भेड़ की, और थारपाकर किसकी है? गाय की, ठीक है ना। तो ये तीनों नस्ल गिर, राठी और थारपाकर। मैंने आपको सारा बोला था ना कि सारा माल मैंने गिराया था, तो सा में इसमें तो था सांचौरी और ये रा से था राठी, तो राठी हो गई, गिर हो गई, थारपाकर हो गई, लेकिन मालपुरी आपकी भेड़ की है, ठीक है ना। अब याद कर लेंगे ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14वें नंबर का। 14वां प्रश्न है, निम्न में से एक सत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका ए का है राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ठीक है ना, जो कि लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो कि सिंधी की और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसने कहा कि हमारा सत्य कथन कौन सा है वो चयन करना है, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा सत्य, ठीक है ना। तो ये तो हो गया चयन, लेकिन आगे भी तो पढ़ लेते, क्या पता आगे और कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। अगला ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है ना। बी की यदि हम बात करें तो बी में लिखा हुआ है राजस्थान में गोवंश की प्रमुख नस्लें गिर, थारपाकर, साचौरी और राठी हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया था गाय हरी का सारा माल मैंने गिराया, जिसमें आपको गिर भी आ गया था से आ गया थारपाकर, सांचौरी और राठी भी आया था। ये बिल्कुल भी आपका सही ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका सही है, ए ऑप्शन भी आपका सही है। हम बात करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन आपका राठी नस्ल जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग में तथा गंगानगर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में तथा बीकानेर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह प्रश्न आपको आरएसएम एसएसबी किसमें आरएसएम एसएसबी में भी देखने को मिला होगा, एलडीसी में यह प्रश्न आया था, और दोस्तों यही प्रश्न आपको आरपीसी के एग्जामों में भी देखने को मिल जाएगा। यह प्रश्न बहुत रिपीट हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। डी की यदि हम बात करें, डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी सही है। बिल्कुल सही बात है भाई, उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका बांगड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या? बांगड़ी किस्म की भेड़ें, भेंटें नहीं है ये भेड़ें है, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए अलवर, भरतपुर, सीकर, करौली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए अलवर। अलवर में बांगड़ी किस्म की भेड़ें पाई जाती हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, यदि आपके ऑप्शन में अलवर आ जाए और अलवर के बाद आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा देखने को मिल जाए, क्योंकि उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला करके आ जाओ, आपको अलवर ही करना है, याद रख लेना, ठीक है ना। और आपको एक चीज और बता दूं, वागड़ क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र होता है उसको तो कहते हैं बांगड़ क्षेत्र, क्या कहते हैं? बांगड़। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं वागड़ क्षेत्र। तो दोस्तों आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। अलवर के साथ साथ यदि आपका सीकर डूंगरपुर वाला आ जाए ना, सीकर झुंझुनू वाला यानी कि बांगड़ क्षेत्र, तो उसमें भी आपको अलवर करना है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आ जाए तो उसमें भी आपको अलवर करना है, यानी कि हाउ एनी कंडीशन में आपको अलवर ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पशु नस्ल संवर्धन, पशुपालकों को लघु अवधि के उपलब्ध करवाना, कृत्रिम दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध उत्पादक वितरण में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 17वां। सवारी की दृष्टि से कहां का ऊंट अच्छा माना जाता है? यहां पर मैं ऊंट लिखना भूल गया था, कहां का ऊंट है, ठीक है ना। क्या है? कहां का ऊंट अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर हम देखते हैं मेवाड़ी ऊंट। क्या? मेवाड़ी ऊंट। ऑप्शन नंबर बी नाचना ऊंट। ऑप्शन नंबर सी गोमट का ऊंट। ऑप्शन नंबर डी बाड़मेरी ऊंट। आप देखिए कंफ्यूज मत हो जाना। आप सोचो कि बाड़मेर में तो रेत है, रेत की वजह से हो सकता है यहाँ का सवारी ऊंट सबसे अधिक फेमस हो, यहाँ का नहीं है, याद रख लेना। नाचना ऊंट मैंने आपको बताया था सिर्फ सुंदरता के लिए फेमस है, नाचता है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गई, यानी कि ये भी गलत और दो भी गलत। मेवाड़ी ऊंट इसका है नहीं। तो दोस्तों अब बचा अपना सी, यानी कि अपना जो उत्तर है दोस्तों वो है सी, यानी कि गोमट का ऊंट जो है सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों 18वां प्रश्न। भारत में पशु जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? पशु जनगणना बताइए कब प्रारंभ हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। बताइए कब हुई थी? 1919 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 19वें नंबर का। राजस्थान राज्य में पशु गणना के लिए कितने स्टेट एडमिन है? कितने स्टेट एडमिन है बताइए? 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट। बताइए कितने स्टेट एडमिन है? अगर हम बात करें दोस्तों इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर है दोस्तों इसका 2 स्टेट, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेट है वो भी मैं अगले प्रश्न में आपको बता दूंगा। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है
राज्य में पशु जनगणना के स्टेट एडमिन किस जिले में है, यानी कि स्टेट एडमिन कौन कौन से जिले हैं आपके, बताइए कौन कौन से जिले हैं। पहला ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, क्योंकि आपको पता है दो स्टेट, कितने, दो स्टेट एडमिन है आपके, यानी कि दो जिलों में आपके स्टेट एडमिन है। अब बताइए कौन कौन से जिलों में है, अलवर भरतपुर में है, या फिर जोधपुर उदयपुर में है, जयपुर अजमेर में है, या फिर जयपुर जोधपुर में, तो बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका जयपुर अजमेर। जयपुर में तो दोस्तों आपका पशु निदेशालय है, क्या है, पशु निदेशालय, याद रख लेना इस चीज को। और अजमेर में आपका क्या है, अजमेर में आपको पता ही है, अजमेर में आपका राजस्व मंडल है, ठीक है ना, क्या है, राजस्व मंडल। आप याद रख लेना इस चीज को, भूलना मत, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको मेन प्रश्न लेके आऊं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है आपका 21वें नंबर का, किस क्रम की गणना प्रथम डिजिटल पशु जनगणना है। मैंने अभी आपको बताई थी 2019 में, किसमें, 2019 में 20वें नंबर की पशु जनगणना करवाई गई थी, जो कि डिजिटल पशु जनगणना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो अपना इसमें सही उत्तर क्या होगा, 20वें क्रम की जनगणना, पशु जनगणना जो है डिजिटल पशु जनगणना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है आपका राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन में, यानी कि राजस्थान की जीडीपी में पशुओं की कितनी हिस्सेदारी है, बताइए कितनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 13.98, 12.98, 11.98, 10.98। तो बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका 13.98% पशुओं की इसमें हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न है 2012 से 2019 के दौरान राजस्थान में किस पशु के प्रतिशत में सर्वाधिक गिरावट रही। पहला ऑप्शन है आपका गाय, दूसरा गधा, तीसरा भेड़, चौथा है आपका ऊंट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका गधा, ठीक है ना। गधा का प्रतिशत सबसे अधिक गिरा है, ठीक है ना, 2012 से लेकर के 2019 में, यानी कि 7 साल के अंतर्गत गधे का प्रतिशत सर्वाधिक गिरा है, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 24वें नंबर का, राज्य का कुल पशुधन घनत्व कितना है। क्या, कुल पशुधन घनत्व। तो बताइए कितना है, 166, 167, 168, 169। जिस तरह से जनगणना में जनघनत्व होता है ना, उसी तरह से पशुधन घनत्व भी होता है। तो बताइए क्या है, तो 166 है, क्या है, 166 है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 25वें नंबर का, राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपका राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है। मैंने यहाँ पर आपको कुल पशुधन घनत्व की बात की है, यानी कि टोटल पशुधन घनत्व की। मैंने आपको किसी पर्टिकुलर जिले के बारे में नहीं बताया। अब देखिए किसी एक जिले के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे अधिक पशुधन घनत्व है। तो बताइए कौन सा जिला है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। आपका सबसे पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है धौलपुर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों डूंगरपुर, ठीक है ना। डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु घनत्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान राज्य का सबसे अधिक पशुधन संख्या वाला जिला। यह है दोस्तों संख्या वाला जिला। संख्या वाले जिले के लिए ऑप्शन कौन कौन से रखे हैं मैंने। ऑप्शन रखे हैं डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर। और ऊपर में क्या ऑप्शन रखे थे, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि चार ही ऑप्शन रखे, आपने ऑप्शन बदले क्यों नहीं। देखिए दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं बदले, हमको क्या करना है, हमको याद करना है मेन पॉइंटों को, ठीक है ना। और इन चार ऑप्शनों से दोस्तों चार अलग अलग प्रश्न बनते हैं, और चारों ही प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चारों ही प्रश्नों को दोस्तों मैंने किस तरह से लिखा है मैं आपको बता दूं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा पहला, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, और चौथे प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। यानी कि आपको चारों प्रश्नों के उत्तर क्रम से मिल जाएंगे, और साथ में कुछ चारों जिले भी याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कोई अन्य जिला इसमें नहीं रखा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 26वें की। तो 26वां राजस्थान में सबसे अधिक पशुधन संख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये है, इस हिसाब से हम बात करेंगे तो ये तो हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। दूसरे में होना क्या चाहिए, बाड़मेर होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, बाड़मेर होगा। क्या होगा इसका उत्तर, बाड़मेर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 27वां, यानी कि यदि हम बात करें चारों प्रश्नों में, तो चारों प्रश्नों में ये तीसरे क्रम का है, ठीक है ना। और तीसरे क्रम का है तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों इसका सी, यानी कि थर्ड, तीसरा, यानी कि जैसलमेर। लेकिन प्रश्न क्या है वो तो देख लीजिए। प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, यानी कि ये तो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, कौन सा है आपका, जैसलमेर। अब बात करते दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला आपका राजस्थान का न्यूनतम पशु जनसंख्या वाला जिला। क्या, पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बात करते दोस्तों इसके प्रश्न के उत्तरों की। तो इसके उत्तर है आपका दोस्तों धौलपुर। आपका न्यूनतम पशु जनसंख्या देखने को मिलती है कहां पर, धौलपुर में, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 29वें नंबर का, राजस्थान की ऊन मंडी किस जिले में है। तो बताइए राजस्थान की ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर।
तो बताइए कहां पर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है बीकानेर। देखिए साथियों, राजस्थान की ऊन मंडी तो है बीकानेर में, लेकिन दोस्तों सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है, यानी कि सबसे अधिक यदि हम ऊन उत्पादन की बात करें तो बताइए वो कहां पर होता है, तो वो होता है दोस्तों आपके जोधपुर में। कहां होता है, जोधपुर में होता है। इस बात को आप याद रख लेना, भूल मत जाना, कंफ्यूज भी मत हो जाना। बीकानेर में ऊन मंडी है, सबसे अधिक उत्पादन होता है जोधपुर में, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला है आपका 31वें नंबर का प्रश्न। 31वां प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है, ठीक है ना। आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 32वें नंबर का, राजस्थान के सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ बनाया गया था, वो संघ कब बनाया गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान सहकारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्तों वो बनाया गया था 1977, 1978, 1979, 1980। बताइए कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था दोस्तों 1977 में, ठीक है ना। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, 1977 में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की किस नस्ल को भारत की मेरिनो नस्ल कहा जाता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए, भेड़ की किस नस्ल को भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नस्ल को जाना जाता है भारत की मेरिनो, चौकला नस्ल को, या फिर पुंगल नस्ल को, या फिर जैसलमेर की नस्ल को, या फिर मगरा नस्ल को। बताइए साथियों, भारत की मेरिनो के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे मांगना चाहता हूं। इस प्रश्न का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना, और मुझे बताना कि भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर ना पता हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है ना। यहां पर नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें और उस कमेंट में मुझे पता चले कि कौन से विद्यार्थी की तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 34वें नंबर का। 34वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, किस नस्ल के घोड़े की घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, यानी कि ऐसा कौन सा घोड़ा है जो घोड़े की घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है, यानी कि हॉर्स रेस, हॉर्स राइडिंग नहीं, हॉर्स रेस। घुड़सवारी अलग होता है और घुड़दौड़ अलग होता है, ठीक है ना, याद रख लेना। हॉर्स रेस यानी कि घुड़दौड़ के लिए कौन सी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है, तो बताइए कौन सी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा है मालानी, तीसरा है काठियावाड़ी, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वैसे तो आपकी तीनों ही नस्ल, मारवाड़ी, मालानी, काठियावाड़ी, तीनों ही नस्ल के जो घोड़े ना दोस्तों, वो घुड़दौड़ के लिए माने जाते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया था, इसलिए दोस्तों इसका जो 2-3 बार ऑप्शन रखा गया था वो रखा था मारवाड़ी नस्ल। क्या, मारवाड़ी नस्ल। तो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा सबसे अधिक घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि तीनों नस्लें ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन दोस्तों इन तीनों में भी यदि हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो वो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करके आना है, मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा करके आना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, अविका कवच योजना का संबंध किससे है, यानी कि अविका कवच योजना। बताइए अविका कवच योजना क्या होती है और इसका संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों इसके उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका भेड़ पालक से, घोड़ा पालक से, यानी कि घोड़ा को जो पालने वाले घोड़ा पालकों, वो वाला कह रहा हूं मैं, ऊंट पालकों से या फिर गाय पालकों से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए साथियों इसका सही उत्तर है भेड़ पालक से। किससे, भेड़ पालक से। तो अविका कवच, ठीक है ना, क्या अविका कवच योजना का संबंध है आपका भेड़ पालकों से, ठीक है ना। किससे, भेड़ पालकों से। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों 35 प्रश्न आज के लिए काफी हैं। जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों उसमें आपको कम से कम 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों इस वीडियो के 10 या 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो बकाया 40 से लेकर के जो 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, वो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे इस बार एग्जाम में, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं रिपीटेड क्वेश्चनों में सी क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन हमको चूकना नहीं है, हमको तैयारी अच्छी तरह से करनी है। 30 दिन का हमारे पास टारगेट है और मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज सारा का सारा जीके का पार्ट करवाऊंगा। याद रख लेना इस चीज को, हमारे चैनल से जुड़ जाना, ठीक है ना। इसलिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए 60 प्रश्न कराऊंगा, कम से कम 60 प्रश्नों में 10 से लेकर के 15 प्रश्न हमारे इस पार्ट के होंगे, और 40 से लेकर के 45, कितने, 40 से लेकर के 45 भी कर सकते हैं, फिर 50 समझ लीजिए, 50 प्रश्न आपके नेक्स्ट पार्ट के होंगे। यानी कि इस चैप्टर के मैं सिर्फ 2 ही पार्ट बनाने वाला हूं, और 2 पार्ट में दोस्तों आपके इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। अब मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, और हाँ प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।